हेलो एवरीवन, आई एम रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भीमास्त्र द एजुकेशन। दोस्तों, इस टॉपिक का ये सेकंड पार्ट है और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या कवर किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने सन्यासी विद्रोह को डिटेल में पढ़ा था और निमोनिक मेथड क्या होता है, कोरिलेशन मेथड क्या होता है, वो हमने पूरा इसमें डिटेल में कवर किया था। अब आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ये सन्यासी विद्रोह हमने पूरा कवर किया था फर्स्ट वीडियो में। हाँ, तो इसमें हम पढ़ेंगे सेकंड विद्रोह, फ़कीर विद्रोह, फ़कीर रिवोल्ट 1776 टू 1777 में ये हुआ था। तो यहाँ भी हम पूरी तरह से वही मेथड यूज करने वाले हैं जो अपना निमोनिक मेथड है, वही उसी तरह से हम बिल्कुल लर्न करेंगे। इसको सिर्फ रीड नहीं करना बल्कि मेमोराइज भी करना है। तो सबसे पहले हमें ये लर्न करना है कि फ़कीर विद्रोह कब हुआ था। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ़कीर, जो फ़कीर होते हैं उनके पास क्या होता है, कुछ नहीं होता। जैसे सन्यासी सब कुछ त्याग देते हैं, उसी तरह से फ़कीर भी अपना सब कुछ त्याग देते हैं। तो हमें ये याद रखना है, इस 1776 को नंबर को हमें वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे एक वर्ड हमको याद रखना है कि फ़कीर के पास कैश नहीं होता। क्या नहीं होता? फ़कीर के पास कैश नहीं होता। CASH। जब हमने निमोनिक मेथड पढ़ाया था तो उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था कि C का जो कोड होता है वो 7 होता है और SH का जो कोड होता है वो 6 होता है। 6 के और भी कोड होते हैं, एक G होता है और एक J होता है। तो यहाँ पर हमें कैश में SH आ रहा है, इसलिए SH का जो कोड होगा वो 6 होगा। तो बस हमको इतना ही लर्न रखना है, फ़कीर के पास कैश नहीं होता। तो हमें याद हो जाएगा कि जो फ़कीर विद्रोह हुआ था वो 1776 में हुआ था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका, कहाँ पर हुआ था। तो बंगाल में यह विद्रोह घुमक्कड़ मुस्लिम फ़कीरों ने किया था। जैसे हिंदुओं में सन्यासी या साधु बोलते हैं, मुस्लिमों में जो सेंट होते हैं उनको फ़कीर बोलते हैं। तो फ़कीर और सन्यासियों का काम क्या होता है? घूमना फिरना, इधर से उधर उपदेश देते हुए लोगों को। तो जैसे हमने सन्यासी विद्रोह को याद किया था कि उनके पास घर बंगला कुछ नहीं होता, सेम उसी तरह से फ़कीरों के पास भी घर और बंगला कुछ नहीं होता। यहाँ पर हम दोनों, जो फ़कीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, लगभग सेम रहेंगे। तो ये कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। सेकंड पॉइंट है, इसके प्रमुख नेता मजमून शाह और चिराग अली थे। ये लोग सूफ़ी परंपराओं से प्रभावित थे। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, सन्यासी विद्रोह के भी जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन थे? मजमून शाह और चिराग अली शाह। उसमें 2 नेता और थे, एक देवी प्रसाद और जो देवी चौधरानी, और एक थे आपके देवी चौधरानी थे और एक और थे। तो यानी 4 नेता थे, देवी चौधरानी और आपके भवानी पाठक। भवानी देवी की वो क्या करते थे? आराधना। तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी 2 और थे, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ 2, मजमून शाह और चिराग अली शाह। यानी कि मुस्लिम होते हैं फ़कीर, तो ये मुस्लिम नेता ही थे इसके विद्रोही। तो यहाँ भी सेम वैसे ही करेंगे कि भाई जो फ़कीर होते हैं वो ज्ञान का चिराग जलाते हैं, ठीक है, और दूसरा वो मजनू नहीं होते, प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ते, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट भी हमको याद हो चुका है। अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट क्या है। इस विद्रोह का प्रमुख कारण जमींदारों और कृषकों से अत्यधिक लगान वसूल करना था, जो अकाल के दौरान वसूल किया गया था, जिसका विरोध मदारी समुदाय के मुखिया मजमून शाह ने किया था। तो सेम सन्यासी विद्रोह की तरह यह विद्रोह भी किस पे आधारित था? जमींदारों और कृषकों से अत्यधिक लगान वसूल करने पर आधारित था। और अकाल के दौरान सन्यासी विद्रोह में भी लगान लिया गया था, इसीलिए वो हुआ। और फ़कीर विद्रोह के दौरान भी अकाल पड़ा था, जिसमें
लगान वसूल किया गया था। अब यहाँ पर हमें जो मेन पॉइंट याद रखना वो याद रखना है। इसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो फ़कीर विद्रोह के मुखिया थे या नेतृत्वकर्ता थे मजमून शाह, वो किस समुदाय से संबंधित थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो मदारी समुदाय से थे। तो कैसे याद रखेंगे, जैसे कि मजमून शाह यानी हमने इसको किससे रिलेट किया, मजनू से। तो मजनू जो लोग होते हैं उनको जो लड़कियां होती हैं या उनकी जो गर्लफ्रेंड होती हैं वो एकदम मदारी की तरह नचाती हैं। जिस तरह से मदारी के इशारों पर बंदर भालू नाचते हैं, सेम उसी तरह से जो मजनू होते हैं वो गर्ल्स के इशारों पर नाचते हैं मदारी की तरह। तो ये इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। काफ़ी फ़नी है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो मजमून शाह किस समुदाय के थे, मदारी समुदाय के थे। चलिए 4th पॉइंट देखते हैं। इनकी गतिविधि का प्रमुख केंद्र दीनाजपुर, मालदा व रंगपुर था। ये कहाँ पे पड़ते हैं, बंगाल में ही बंगाल में ही ये तीनों जो स्थान हैं। तो हमें याद रखना है कि भाई देखिए, दीनाजपुर, मालदा और रंगपुर, फ़कीर लोग कैसे होते हैं, दीन दुखी यानी दीन होते हैं। दीन मतलब जिनके पास कुछ नहीं होता, कहते हैं ना हम दीन दुखी। तो दीन दुखियों के पास क्या, गरीब लोग, उनके पास कुछ नहीं होता। सेम वैसे ही दीन दुखी यानी दुखी नहीं कहेंगे, केवल दीन कहेंगे यानी कुछ नहीं, जिनके पास धन दौलत कुछ नहीं होती, फ़कीर। मालदा यानी कि माल नहीं होता, ठीक है, यहाँ रिलेट कर सकते हैं कि उनके पास माल नहीं होता, सिर्फ ज्ञान का माल होता है उनके पास। रंगपुर, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। फ़कीर लोगों को आप देखेंगे तो मुस्लिम ग्रीन कपड़े पहनते हैं, और अगर हिंदुओं में या दूसरे संतों में बात करें तो वो कैसा पहनते हैं, अपना भगवा रंग पहनते हैं। तो इस तरह से आप तीनों स्थानों को रिलेट कर सकते हैं फ़कीर से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जेम्स रेनल ने मजमून शाह को पराजित किया। तो मजमून शाह को, जैसे सन्यासी विद्रोह में सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग ने, यानी कि सन्यासी अपने ज्ञान से वॉर पर स्टे लगा देते हैं, ठीक है, शांति कायम कर देते हैं अपने ज्ञान से या जो उपदेश देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम इसको ऐसे याद करेंगे कि जो मजमून शाह था वो क्या करता था, रन करता था। यहाँ पर हम फ़कीर से रिलेट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मजनू से रिलेट करेंगे कि मजनू जो था वो रन करता था। कहाँ पे, आपने लैला मजनू मूवी देखी होगी, तो रेगिस्तान में वो अपनी लैला के पीछे भागता रहता है। जिस सम्राट से लैला की शादी होती है वो उसको जहाँ भी लेके जाता है, मजनू उसी के पीछे पीछे रेगिस्तान को पार करता हुआ रन करता रहता है, भागता फिरता है उसी के पीछे। तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि मजमून शाह को किसने पराजित किया, जेम्स रेनल ने। रेन यानी कि दौड़ना, रन, तो जेम्स रेनल ने पराजित किया। सेकंड पॉइंट है, मजमून शाह के बाद चिराग अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जैसे हमने सेकंड पॉइंट में लर्न किया था कि भाई मजमून शाह और चिराग अली थे इसके नेतृत्व करता। तो पहले मजमून शाह और दोबारा में जब मजमून शाह पराजित हो जाते हैं तो चिराग अली इसका नेतृत्व करते हैं। 7th पॉइंट है, भवानी पाठक व देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने चिराग अली की सहायता की। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है कि फ़कीर विद्रोह के समय किन दो हिंदू नेताओं ने मजमून शाह और चिराग अली की सहायता की। तो बहुत सिंपल है, सन्यासी विद्रोह में ये चारों नेता थे और फ़कीर विद्रोह में ये दो नेता थे नेतृत्व करता। लेकिन इन दोनों ने भी, भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने भी फ़कीर विद्रोह में इन दोनों नेताओं की सहायता की। आप उससे रिलेट करके बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। 8th पॉइंट है, अंततः 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को दबा दिया, यानी कि 1777 में, 1 साल बाद। तो हमें फ़कीर विद्रोह से रिलेटेड ये 8 या 9 पॉइंट अच्छे से लर्न हो चुके हैं। 9th है अपना कि ये विद्रोह कब हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं हम। दोस्तों अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा है तो आपसे बस एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। लास्ट वीडियो में आपने किसी ने भी कमेंट नहीं किया, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था वो 1813 में हुआ था और
इसका जो अंत हुआ या इसको दबा दिया गया वो कब, 1831 में। तो सबसे पहले हम इसको लर्न कैसे करें। देखिए आप सोसाइटी में रहते हैं और आप भी ये चीज़ें ऑब्जर्व करते होंगे कि जो थोड़े से मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, जो बच्चे, वो बड़े मस्त मौला रहते हैं, किसी चीज़ से उनको फिक्र नहीं, किसी को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं सोचना, किसी ने कुछ कहा क्या नहीं कहा, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तो वो बड़े हेल्दी रहते हैं और बड़ा दम होता है उनमें। तो वैसे ही पागल लोग, उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, कोई कुछ कहे ना कहे, खाया पिया मस्त रहे। तो ये जो पागल लोग होते हैं ना, इनमें बड़ा दम होता है। पागल लोगों में क्या होता है, बड़ा दम होता है, बस इतना ही याद रखना है। पागल लोगों में दम होता है, DAM, दम। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो कॉन्सोनेंट हैं बस उन्हीं का हमने कोड बनाया था, वोवल का कोई कोड नहीं था। तो वोवल को आपको क्या करना है, कोई कोड नहीं रखना, इग्नोर करना है, बस कॉन्सोनेंट का कोड रखना है। तो डी का कोड हमने क्या बनाया था 1, और एम का कोड क्या बनाया था 3, तो क्या बन गया 13, सिंपल। तो 18 हाँ अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि हमको पता है कि मोस्टली जो विद्रोह हुए वो 19th सेंचुरी में हुए, कुछ विद्रोह 18th सेंचुरी में हुए बस। तो 1813 में हमारा पागलपंथी विद्रोह हुआ था। कैसे याद रखा, पागल लोगों में दम होता है बस, और दम से बन गया हमारा 13 यानी कि 1813। चलिए नेक्स्ट, अब हम ये देखेंगे कि ये बाकी जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। पागलपंथी गारो जनजाति का एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जो उत्तर पूर्व भारत में कर्मशाह द्वारा चलाया गया था। ठीक है, यह धार्मिक पंथ सत्य, समानता, बंधुत्व आदि पर बल देता था। थर्ड पॉइंट है, कर्मशाह का पुत्र टीपू, जिसे टीटू भी कहते थे, इस विद्रोह का नेता था जिसने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लिया और 1813 में काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह किया। तो यहाँ पर एक तो था पागलपंथी संप्रदाय, ठीक है जी, क्या था, पागलपंथी संप्रदाय था जो किसने चलाया, कर्मशाह ने चलाया। लेकिन एक यही जो संप्रदाय था, ठीक है, या मूवमेंट कहें, ये बाद में जाके क्या बन गया, पागलपंथी विद्रोह बन गया। विद्रोह किसने किया, कर्मशाह के पुत्र टीपू ने। ठीक है, क्यों किया, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो आप बस धर्म को साथ ले लो, सब आपके साथ हो जाएंगे, क्योंकि धर्म को लेके लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर इसको कैसे लर्न करना है कि भाई हमने अभी याद किया कि पागल लोगों में दम होता है। आपने अगर 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा टीपू सुल्तान के बारे में, बहुत ही क्या बोलते हैं, पराक्रमी शासक था ये, जिसे शेरे मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान को क्या बोलते थे, शेरे मैसूर, शेरे मैसूर यानी कि मैसूर का शेर। और इसने एक खिलौना भी बनाया था, शेर का खिलौना बनाया था, जिसने एक यूरोपियन सैनिक को दबोच के रखा हुआ था। उसमें एक हैंडल लगाते थे और वो उसको जो सैनिक होता था उसके मुंह से चीखें निकलती थी। अगर आज हम बात करें उस खिलौने की तो वो कहाँ पर है, वो लंदन में एक म्यूजियम में रखा हुआ है आज के टाइम में। तो दोस्तों अब कैसे रिलेट करेंगे, जो पागल लोग होते हैं ना उनमें बड़ा दम होता है। कैसा दम होता है, टीपू सुल्तान की तरह। कैसा दम होता है, टीपू सुल्तान की तरह। तो बस पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था, टीपू सुल्तान, कर्मशाह नहीं थे। उन्होंने तो बस एक पागलपंथी संप्रदाय बनाया था, लेकिन पागलपंथी विद्रोह किसने किया, वो उनके पुत्र टीपू ने किया या टीटू ने। तो हमने टीपू किससे रिलेट कर दिया, टीपू सुल्तान से, क्योंकि टीपू सुल्तान को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो पागलों में टीपू सुल्तान की तरह दम होता है, बस सिंपल। इसके बाद जो आपका पॉइंट है वो है 4th पॉइंट। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि टीपू सुल्तान जो था वो फ्रांस की क्रांति से बड़ा प्रभावित था
वो जैकोबिन क्लब का सदस्य था। और आपको पता ही है जैकोबिन जो क्लब था वो सत्य, समानता और बंधुता पर बल देता था। तो टीपू सुल्तान भी वो धार्मिक पंथ, या फिर हम यह कहें टीपू सुल्तान सत्य, समानता और बंधुत्व को प्राथमिकता देता था। वो तानाशाही बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो फोर्थ पॉइंट हम देखो कैसे लर्न करेंगे। उसने 1825 में शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहाँ का शासक बन गया। शेरपुर पता है आपको सिंपल कि शेरे मैसूर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। तो टीपू सुल्तान ने किस पे शासन किया? शेरपुर पर। कब किया? 1825 में। इसको कैसे याद करना है वो बाद में देखेंगे, अभी आगे पॉइंट पढ़ते हैं। उसने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक न्यायाधीश जिलाधिकारी की नियुक्ति की। सिंपल है, जो व्यक्ति सत्य, समानता और बंधुत्व की बात करता हो वो न्यायाधीश और जिलाधिकारी की भी बात करेगा। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है 1831 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। टीपू भागकर जींद चला गया और अंततः 1852 में उसकी मृत्यु हो गई। तो हमें याद रखना है कैसे कि भाई देखो, दबाने वाली डेट को याद रखो नहीं रखो, बस कब हुआ ये याद रखना है। हालांकि आप दबाने वाली डेट को भी याद रख सकते हैं, बस आपको इसका डिजिट्स को क्या कर देना है, एक दूसरे से रिवर्स कर देना है। 1 को 3 की जगह, 3 को 1 की जगह, तो 31 हो जाएगा। हमें याद रखना उसकी मृत्यु कैसी हुई। तो पागलपंथी विद्रोह का दमन कब हुआ? जब लायन की मृत्यु, लायन किसे बोलते हैं, शेर किसे बोलते हैं? टीपू सुल्तान को। जब लायन की मृत्यु हो गई, जब लायन की मृत्यु हो गई, LION, लायन की मृत्यु या डेथ हो गई, तो क्या हुआ? पागलपंथी विद्रोह समाप्त हो गया। क्या हो गया? पागलपंथी विद्रोह समाप्त हो गया। सिंपल। तो लाइन से क्या, क्यों हमने बोला लाइन? तो देखिए L का वैल्यू हमने कोड क्या पढ़ा था? 5, N का कोड क्या पढ़ा था? 2, तो क्या हो गया ये? 52। यानी 1852 में करमशाह के पुत्र टीटू या पागलपंथी विद्रोह के नेता टीपू या टीटू की मृत्यु हुई थी। ठीक है, सिंपल। तो अब इसी को आप रिवर्स कर दो 5 और 2 को, तो आप ये याद रख लोगे कि भाई उसने शेरपुर पर अधिकार कब किया, तो रिवर्स कर दोगे तो 1825 बन जाएगा। तो 1825 में उसने शेरपुर पर अधिकार कर लिया था। तो पागलपंथी विद्रोह बिल्कुल आपके दिमाग में छप चुका है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फरेजी विद्रोह। इसको कैसे याद रखना है, पहले हम पढ़ लेते हैं नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, आधुनिक बांग्लादेश के फरीदपुर में हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायियों, जिन्हें फरेजी कहते हैं, के द्वारा 1818 में फरेजी नामक आंदोलन प्रारंभ किया गया। अब देखो कैसे रिलेट करेंगे इसको कि भाई देखिए, फरेजी फरीदपुर, सबसे पहले तो फरीदपुर, बांग्लादेश के फरीदपुर में इस फरेजी नामक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो फरेजी और फरीदपुर एकदम मिलते जुलते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फरेजी आंदोलन था, ठीक है, उसे किसने प्रारंभ किया? शरीयतुल्लाह ने। किसने? हाजी शरीयतुल्लाह ने। तो देखो आपको कैसे याद रखना है आपको याद रखना है कि जो लोग फर्जी तुला, तुला यानी तराजू, तुल्ला या तुला यानी तराजू, जो लोग फर्जी तराजू रखते थे, यानी कि सपोज मान लो कोई दुकानदार है, ठीक है, तो जो लोग फर्जी तराजू से तोल के देते थे, उन पर ये लोग क्या कर देते थे? अटैक कर देते थे। क्या कर देते थे? जो फरेजी विद्रोह के अनुयायी थे, जो लोग फर्जी तराजू का यूज करते थे, दुकानदार या व्यापारी, उन पर ये अटैक कर देते थे। ATTAICK, अटैक कर देते थे। ठीक है, अब अटैक, देखिए आप अटैक को आप हमेशा किससे रिलेट करोगे? 18 से। ठीक है, अटैक को किससे रिलेट करोगे? 18 से। तो अटैक हो जाएगा आपका 18, समझे? तो 1818 में फरेजी विद्रोह हुआ। किसने किया? हाजी शरीयतुल्लाह ने। क्यों? फर्जी तराजू या फर्जी तुला, ठीक है भाई, फर्जी तुला का यूज करने वालों पर फरेजी विद्रोह के अनुयायी अटैक कर देते थे। बिल्कुल सिंपल, याद हो गया। किसने किया?
फरीदपुर में हुआ। कहाँ किसने किया? हाजी शरीतुल्लाह ने किया। कब हुआ? अटैक कर देते थे तो 1818 में हुआ। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करना था। क्या करना था? मुस्लिम समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करना था। थर्ड पॉइंट है, शरीतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ 1819 से 1860 इस आंदोलन के नेता थे। इन्होंने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। तो ये दादू मियाँ किसके पुत्र थे? शरीयतुल्लाह के पुत्र थे। ठीक है, चलिए नंबर 4, यह संप्रदाय भी जमींदारों द्वारा अपने किसानों पर अत्याचार के विरोध में था। लगभग उस टाइम पे जितने भी विद्रोह होते थे वो किसानों के अत्याचार के विरोध में ही होते थे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, बहुत ज़्यादा भारी भरकम लगान लगाते थे और जमींदार भी किसानों पर अत्याचार करते थे। तो यहाँ पर ये जो था, जमींदारों द्वारा जमींदार किसानों पर अत्याचार करते थे। नंबर 5, यह विद्रोह 1838 से 1870 तक चलता रहा तथा अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। 1857 का विद्रोह आपको याद होगा, ठीक है, जो अलग से हम पढ़ने वाले हैं उसे। तो तब तक चला, 1818 से 1857 तक चलता है और लास्ट में जाके इसके जो अनुयायी हैं वहाबी दल में सम्मिलित हो जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो क्या है? समस्त भूमि अल्लाह की देन है। ये बात किसने कही? ये बात कही हाजी शरीतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने। कैसे याद रखना है? देखिए, हमारे जो दादाजी होते हैं या पिताजी होते हैं, यानी बड़े बुजुर्ग दादाजी, वही ऐसी बातें करते हैं कि बेटा समस्त चीज़ें अल्लाह या भगवान की देन है। तो बस हो गया कि हमारे दादाजी कहते थे कि समस्त भूमि यानी कि पूरी दुनिया या भूमि पृथ्वी किसकी देन है? अल्लाह की देन है या भगवान की देन है। तो आप ये जो स्टेटमेंट है ये हूबहू पूछा जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट विद्रोह पर। नेक्स्ट विद्रोह है वहाबी आंदोलन। ठीक है भाई, वहाबी आंदोलन या वहाबी मूवमेंट 1820। देखिए इसको कैसे याद रखोगे? वहाबी को हम रिलेट करते हैं, वहाबी को रिलेट करते हैं हम भाभी। किससे? भाभी या भाभी। ठीक है, भाभी किसे बोलते हैं? भाई की पत्नी को। और एक होती है हमारी आंटी। क्या होते हैं? आंटी, AUNTY, आंटी। ठीक है, तो भाभी या आंटी, भाभी होता है एक रिलेशन, एक होता आंटी। तो भाभी जैसी हमारे माइंड, वहाबी जैसी माइंड पढ़ेंगे हम तो हमारे माइंड में आएगा भाभी, और भाभी आएगा तो उसको हम रिलेट कर देंगे आंटी से। एक भाभी होती हैं और एक होती हैं आंटी। ठीक है, तो आंटी यानी कि 20, AUNTY, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। 1 से लेके 20 तक के हमने जो नंबर्स हैं उनके लिए भी एक कोड बनाया है। तो आंटी का कोड होता है 20, आंटी 20। ठीक है भाई, आंटी 20। जैसे अटैक को हमने 18 बोला था, उसी तरह से आंटी को रिलेट करते हैं हम 20 से। तो वहाबी आंदोलन कब हुआ? 1820 में। कब हुआ? 1820 में। ये हमने ये लर्न कर लिया। चलिए नेक्स्ट, अब पहला पॉइंट क्या है? वहाबी आंदोलन मूलतः अरब देश में मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब द्वारा आरंभ किया गया धार्मिक आंदोलन था। किसने शुरू किया इसको? अरब देश में, हमारे देश में नहीं, अरब देश में हुआ था ये। ठीक है, तो एक वहाबी और एक वाहिब, देखो मिलते जुलते नाम है बिल्कुल। लास्ट का नेम आपने याद रख लिया तो समझो पूरा याद हो गया, क्योंकि लास्ट का हमेशा देते हैं ऑप्शन में, चाहे स्टार्टिंग का दें या ना दें। ठीक है, तो वाहिब और वहाबी, तो आप इससे याद, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अरब देश में वहाबी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तब आपका आंसर होगा मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसका प्रमुख उद्देश्य दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाकर इस्लाम का प्रचार करना था। तो यहाँ पर हमें पहले ये समझना होगा कि दारुल हरब का मतलब क्या है। दारुल हरब का मतलब होता है
क्या? काफिरों का देश। देखिए, जो लोग यानी मुसलमान, उनको काफिर कहते हैं जो लोग अल्लाह में विश्वास नहीं करते या जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनको मुसलमान क्या बोलते हैं? काफिर बोलते हैं। ठीक है, तो दारुल हरब का मतलब है काफिरों का देश, और दारुल इस्लाम का मतलब होता है मुसलमानों का देश। दारुल इस्लाम का मतलब क्या है? मुसलमानों का देश। ओके, मुसलमानों का देश। तो ये जो वहावी आंदोलन के अनुयायी थे, उनका उद्देश्य क्या था? दारुल हरब यानी कि काफिरों के देश को दारुल इस्लाम यानी कि मुसलमानों का देश बनाना। ठीक है, थर्ड पॉइंट, भारत में, देखिए अब भारत में कौन इसकी स्टार्टिंग करेगा वो पढ़ेंगे। भारत में शाह वली उल्लाह दिल्ली के एक संत थे। कौन थे? संत थे, जिन्होंने मुसलमानों के हित संवर्धन की सर्वप्रथम चिंता की। अंग्रेजों का जैसे टाइम आया तो मुसलमानों का जो शासन था वो नष्ट हो रहा था, तो इस बात को लेकर के इन्होंने चिंता व्यक्त की। ठीक है, हित संवर्धन की सर्वप्रथम चिंता किसने की? भारत में शाह वली उल्लाह ने। इनके प्रभाव में बाद में क्या हुआ कि इनके प्रभाव में रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी व शाह अब्दुल अजीज ने इसे आंदोलन की शक्ल दे दी। ठीक है, इन्होंने जो चिंता व्यक्त की, समझाते बुझाते होंगे लोगों को, उपदेश देते होंगे, लेकिन बाद में जो रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी थे और दूसरे शाह अब्दुल अजीज, इन्होंने इसको आंदोलन की शक्ल दे दी। ठीक है, सैयद अहमद इस्लाम में हो रहे नवीन परिवर्तनों को स्वीकार करने के बजाय इस्लाम की स्थापना मोहम्मद शाह की शिक्षाओं के अनुरूप करना चाहते थे, इसलिए इसे एक पुनरुद्धार आंदोलन का नाम दिया गया। क्या बोला गया? वहावी आंदोलन को पुनरुद्धार आंदोलन कहा गया। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि सैयद अहमद बरेलवी व शाह अब्दुल अजीज को कैसे हमें अपने ब्रेन में रखना है कि भाई वहावी आंदोलन का नेतृत्व तो भारत में इन्होंने किया था। सबसे पहले देखो, हमने इसको कैसे याद किया था? वहावी यानी भाभी। ठीक है, भाभी या आंटी। तो भाभी कहाँ की हैं? बरेली की हैं। भाभी कहाँ की हैं? बरेली। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, आपने सुना होगा। तो भाभी हमारी बरेली की हैं। ठीक है, और अजीज, बड़ी अजीज हैं। भाभी कैसी हैं? अजीज। अजीज का मतलब होता है प्यारा, प्रिय या रिश्तेदार। तो भाभी कैसी हैं? अजीज हैं। या आंटी कैसी हैं? अजीज हैं। और कहाँ की हैं? बरेलवी। लास्ट अगर आपने बरेलवी याद रख लिया कि वहावी आंदोलन भारत में बरेलवी ने किया था, तो सिंपल पूरा याद हो गया समझो। क्वेश्चन में लास्ट नेम जरूर आता है, फर्स्ट नेम आए या ना आए। तो ये राय बरेली के थे, इसीलिए इनको बरेलवी कहा गया। सैयद अहमद बरेलवी व शाह अब्दुल अजीज, अजीज याद रख लेना, भाभी बड़ी अजीज हैं। इस जो बहावी वो था, मतलब शाह वली उल्लाह की जो सोच थी मुसलमानों के हित संवर्धन की, उसको आंदोलन की शक्ल किसने दी? सैयद अहमद बरेलवी व शाह अब्दुल अजीज ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सैयद अहमद इस्लाम में हो रहे नवीन परिवर्तनों को स्वीकार करने के बजाय, तो ये हमने पढ़ लिया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? पुनरुद्धार आंदोलन कहा गया। बहावी आंदोलन को ही पुनरुद्धार आंदोलन कहा गया। ये पॉइंट याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट है, 1821 में सैयद अहमद हज करने मक्का गए, जहां उनकी मुलाकात अब्दुल वहाब से हुई, जिनके विचारों से वे अत्यंत प्रभावित हुए और भारत में विशेषकर पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी। तो भारत में जो बहावी आंदोलन हुआ वो विशेषकर कहाँ पर हुआ? पंजाब के सिखों के विरुद्ध हुआ। ठीक है, तो इसमें इतना, यहाँ पे इसको ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट हमारे यहाँ तक थे, 4 तक, और आगे चलते हैं कुछ। बस हमें थोड़ा सा इसकी जो रूपरेखा है वो माइंड में रखनी है, क्या क्या हुआ था। तो यहाँ देखिए 6 पॉइंट है, बहावी आंदोलन से रिलेटेड है ये। 1830 में कुछ समय के लिए 1830 में कुछ समय के लिए उन्होंने पेशावर पर अधिकार कर लिया तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए। किसने? बरेलवी ने, सैयद अहमद बरेलवी ने। 7वां पॉइंट है, 1826 में उन्हें खलीफा घोषित कर दिया गया। खलीफा क्या है? इस्लाम की सबसे बड़ी पदवी होती है। 1831 में वह एक युद्ध में मारे जाते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात बहावी आंदोलन का केंद्र पटना बन गया। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बहावी आंदोलन का
केंद्र क्या था, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का केंद्र पटना बन गया। तो बहावी यानी भाभी और पटना। अब मैं ये आप पे छोड़ देता हूँ कि आप इसे किस तरह से रिलेट करोगे, और मुझे कमेंट जरूर करना है इसके बारे में कि आपने किस तरह से इसको रिलेट किया है बहावी आंदोलन को पटना से। पटना के अली बंधु विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नेता बने। कब? बरेलवी की मृत्यु के बाद। तो कैसे याद रखना है? भाभी और बंधु यानी कि भाई। बंधु किसे बोलते हैं? भाई, भाई को। तो भाभी और भाई। तो अली बंधु कौन कौन? विलायत अली और इनायत अली। सिंपल हो गया ये। पश्चिमोत्तर सीमा में सिथाना को इस आंदोलन का केंद्र बनाया गया। पश्चिमोत्तर का मतलब है उत्तर पश्चिम सीमा, यानी कि हम कह सकते हैं लद्दाख से लेकर गुजरात तक का जो सीमा है वो। तो यहाँ पर जो इस आंदोलन का केंद्र था वो क्या था? सिथाना। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजों को यह डर सताने लगा कि बहावी भारत के उत्तर पश्चिम से अफगानों, अफगानिस्तान हमारे उत्तर पश्चिम में पड़ता है, अफगानों अथवा रूसियों से मिलकर उनके लिए संकट उत्पन्न न कर दें। इसीलिए 1860 में अंग्रेजों ने वहाबी आंदोलन का दमन करना शुरू कर दिया और 1870 तक यह आंदोलन पूरी तरह दबा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वहाबी आंदोलन ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से प्रेरित था। मतलब वहाबी आंदोलन के अनुयायी चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश राज्य न होकर के मुस्लिम राज्य होना चाहिए। कौन सा राज्य होना चाहिए? मुस्लिम राज्य होना चाहिए। तो अतः इसका स्वरूप राजनीतिक धार्मिक न होकर पूर्णतः सांप्रदायिक था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वहाबी आंदोलन का जो स्वरूप था वो कैसा था? पूर्णतः सांप्रदायिक, न कि राजनीतिक धार्मिक नहीं था। कैसा था? पूर्णतः सांप्रदायिक था। क्योंकि इसमें संप्रदाय की बात की गई कि भाई जो अपना दारुल हरब है उसे क्या बनाना है? दारुल इस्लाम बनाना है, यानी कि जो गैर मुस्लिम है उनको मुसलमानों में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए सांप्रदायिक इसका स्वरूप माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कूका आंदोलन। क्या है? कूका आंदोलन, कूका मूवमेंट। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हमको इसको लर्न करना है। तो सबसे पहले हमें लर्न करना है कि कूका आंदोलन कब हुआ। तो देखो यहाँ पर एक पिक आप देख रहे होंगे, ये वाली, ये पिक देख रहे होंगे। मुल्तानी कूका कफ सिरप। क्या है ये? मुल्तानी कूका कफ सिरप। तो यहाँ देखो कप सिरप, यानी कि सिरप मतलब रस, जूस। ठीक है। तो सिरप का क्या होता है? सिरप क्या होता है? इंग्लिश में सिरप कहते हैं और हिंदी में रस। ठीक है। और इसको अगर हम किस में लिखें? रस को किस में लिखें? रोमन लिपि में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रस, RUS, रस। ठीक है जी। तो कूका आंदोलन, कूका क्या होता है? कप सिरप होता है। कप सिरप यानी कफ, सिरप यानी रस, और रस को अगर हम कोड दें तो ये 4 होता है और ये 0 होता है। यानी कि कूका आंदोलन हमारा 1840 में हुआ। आप समझ गए होंगे अच्छे से, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम बाकी की चीज़ें। इस आंदोलन का प्रारंभ 1840 में, जो कि हमने याद कर लिया, भगत जवाहर मल उर्फ सेन साहब ने पश्चिमी पंजाब में प्रारंभ किया। कहाँ पे किया था? पश्चिमी पंजाब में। ठीक है भाई। दूसरा, कहाँ पे हुआ? खांसी आपको खांसी आ रही है तो आप क्या करते हैं? मुंह से हाथ लगाते हैं। तो पंजा पूरा 5 फिंगर्स लगाते हैं। तो इसको याद रख सकते हैं। कूका आंदोलन कहाँ होता है? पंजाब में होता है। दूसरा, भगत जवाहर मल उर्फ सेन साहब ने इसको स्टार्ट किया। तो अपने जवाहर को, छोटा बच्चा होता है जवाहर, जवाहरलाल, उसको आप कब सिरप देते हैं खांसी होने पे। सिंपल हो गया रिलेट। चलिए सेकंड पॉइंट है सेन साहब के शिष्य बालक सिंह। सेन साहब का शिष्य कौन था? बालक सिंह ने के समय इसका मुख्यालय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के हजारा में बनाया गया। ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्रारंभ में यह आंदोलन धर्म और समाज सुधार से अनुप्रमाणित था। यानी धर्म में जो कुरीतियां थीं या समाज में जो कुरीतियां थी उनको दूर कर करके समाज को सुधारना था। किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन बन गया। भाई राजनीतिक का मतलब है कि शासन से रिलेटेड।
अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों को भगाओ और अपना शासन स्थापित करो, ये इनका लक्ष्य बन गया। ठीक है जी, अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना। फोर्थ पॉइंट देखिए, ध्यान से समझना इसको। बालक सिंह के शिष्य थे राम सिंह। ठीक है, बालक सिंह किसके पुत्र थे? भगत जवाहरलाल या सेन साहब की। और बालक सिंह के शिष्य थे राम सिंह। ठीक है, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह का अवतार माना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह के अवतार निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो वो किसे माना जाता है गुरु गोविंद सिंह के अवतार? राम सिंह को। किसको? राम सिंह को। वैसे भी राम अवतार तो है ही ना, विष्णु के अवतार हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई जो राम सिंह है वो किसके अवतार हैं? गुरु गोविंद सिंह के अवतार माना जाता है। जो सिखों के 10वें गुरु, उनके बाद कोई गुरु नहीं हुए, इसीलिए कहा कि भाई इनके अवतार हुए। कौन? राम सिंह। गुड। तो के नेतृत्व में कूका आंदोलन ने विद्रोह का, तो किसके नेतृत्व में कूका आंदोलन ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया? राम सिंह की। बालक सिंह याद रहे न रहे, भगत जवाहरलाल तो याद रहेगा ही, हालांकि तुम्हें सॉरी राम सिंह को आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो ये गुरु गोविंद सिंह के अवतार थे और इन्होंने ही कूका आंदोलन को विद्रोह का स्वरूप दिया था। कैसे याद रखना है? देखो, क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है कि कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आपको आंसर होगा राम सिंह। कैसे याद रखना है आपको? कूका राम, बस इतना राम याद रखो, कूका राम। ठीक है भाई, कूका राम, बड़ा आसानी से आप, तो कूका राम मतलब कूका आंदोलन और राम सिंह। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है। 17 जनवरी 1872 को 50 कूका विद्रोही तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिए गए। कब? 17 जनवरी 1872 को इतने 50 कूका विद्रोही तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिए गए। अगले दिन 16 और कूकों को यही दंड दिया गया। यह कार्य अंबाला डिवीजन के कमिश्नर फॉस्मिथ, किसने किया? फॉस्मिथ तथा लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर कॉवन ने किया। फॉस्मिथ और कॉवन ने। याद रखना चाहें कि भाई जो कूका थे उनको तोप के मुंह से बांधकर किसने उड़ाया? तो फॉस्मिथ और कॉवन ने। ऐसे याद रख सकते हैं आप कि भाई यानी कि उन्हें फॉस्मिथ यानी फांस दिया, पहले तोप के मुंह में फंसा दिया, फांस दिया फॉस्मिथ, और उसके बाद में उड़ा दिया। ठीक है, कॉवन। चलिए, या वन बाई वन उड़ा दिया, पहले एक एक करके 1 बाई 1 तोप के मुंह में फंसा दिया गया और फिर उनको उड़ा दिया गया। तो आप याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कूकों को तोप के मुंह में बांधकर किसने उड़ाया? तो ये 2 ऑप्शंस रहेंगे या 2 आंसर रहेंगे, जो 2 नाम हैं, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, फॉस्मिथ और कॉवन। 1 यानी कि 1 बाई 1 करके पहले तोप के मुंह में फंसाया और फिर उड़ा दिया। चलिए 7th पॉइंट। 1872 में ही इस आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह को कैद कर निर्वासित कर दिया गया और 1855 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कूका आंदोलन फेल हो गया कब? जब राम सिंह को कैद करके रंगून, देखिए आपने पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते थे या विद्रोही होते थे, उनको कैद करके कहाँ भेज दिया जाता था? रंगून की जेल में भेज दिया जाता था। ठीक है, तो 1885 कैसे याद रखें कि जो राम सिंह थे उनकी मृत्यु कब हुई? तो बहुत ही सिंपल है, जैसे ही राम सिंह की मृत्यु हुई कूका आंदोलन फेल हो गया। ठीक है, तो फेल देखो, फेल का क्या मतलब है? FAIL, फेल, यानी कि F का मतलब होता है 8, L का मतलब होता है 5। हमने याद किया था कि जो रोमन में 8 लिखते हैं VIII, तो V का मतलब भी हमने 8 लिया था और 3 I से हमने F बना दिया था, 1 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक। ठीक है, तो 1885 में राम सिंह की मृत्यु हुई और कूका आंदोलन फेल हो गया, यानी समाप्त हो गया। तो इस तरह से हमने इसको याद कर लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद है नामधारी सिख संप्रदाय। तो नामधारी सिख संप्रदाय कोई विद्रोह नहीं था, ये एक संप्रदाय था। कैसे याद करेंगे? इस संप्रदाय की स्थापना 14 अप्रैल 1857 को भाईनी आराइया गांव में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? भाईनी आराइया गांव में।
इस संप्रदाय का श्रेय राम सिंह को प्रदान किया जाता है। तो राम सिंह मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पूछा भी गया है, कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए उनमें पूछा भी गया है कि रामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो वो राम सिंह ने। कैसे याद रखना है, राम नाम, बस इतना याद रखना है, राम नाम, ठीक है, राम नाम। तो राम से राम सिंह, नाम से नामधारी संप्रदाय, हो गया याद। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये वीडियो हमारा यहीं फिनिश होता है और अभी आप यहाँ देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, जनजातीय आदिवासी विद्रोह। क्या है, जनजातीय आदिवासी विद्रोह। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 15 और 16 31 जनजातीय या आदिवासी विद्रोहों के नाम लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इन सभी के इसी तरह से हम डिटेल में पढ़ेंगे, निमोनिक और कोरिलेशन मेथड से याद करते हुए। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कहने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट आपको ज़रूर करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, बिना सब्सक्राइब किए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।